वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का ये सेगमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि जो प्रोग्राम हमारा बाकायदगी से देखते हैं उनके यकीनन इल्म में ये होगा कि हमने प्रोग्राम का जो फॉर्मेट तरतीब दिया है वो ऐसा है कि पहला जो हिस्सा होता है उसमें मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू होती है, समाजी हों, मौशी हों, माशरती हों। दूसरे हिस्से में हम हमेशा कोशिश करते हैं सेहत के हवाले से बात करें और सेहत में भी सबसे ज़्यादा जो अहम मामला है वो इंसान की जो ज़हनी सलाहियत है और जो उसके मसाइल उसको दरपेश हो सकते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में। और ये भी ज़रूरी नहीं है, अक्सर हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए कहते हैं तो लोग हमेशा ये बात करते हैं कि एक ख़ास उम्र तक पहुँच कर फिर आदमी कम जो है उसकी याददाश्त भी मुतासर होती है और इस तरह के मामलात होते हैं और कहीं कहीं वो किसी जहनी मरज़ का शिकार भी हो जाता है। तहम ये ज़रूरी नहीं है, ये उम्र के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स के साथ ये मामलात हो सकते हैं, वो इसका शिकार हो सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हर बीमारी के लिए डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको उससे शिफा मिलती है। इसी तरह जब जहनी मामलात हों, नफसियाती मसाइल हों, ये सोच से मुतालिक कोई मसला हो, तो इसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद हैं जिसको नफ्सियात का डॉक्टर कहते हैं। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जब नफ्सियात के डॉक्टर की बात आती है तो हम जब भी उससे रुजू करेंगे तो एक आम ख्याल ये है कि इसको शायद कोई पागलपन का ये शिकार हो चुका है, इस वजह से ये नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसा कतई नहीं है। इस सेगमेंट का करने का मकसद यही है कि आप तक आगाही पहुंचाई जाए कि नफ्सियात से जुड़े अगर मामलात हैं, अगर कोई ख़राबी हो रही है, जो कि मैंने कहा जैसे कि उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो जनाब इन सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी। आज भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर शफ़ीक यासीन स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। कराची में एक नफ्सियाती हस्पताल, एक मरकज़ भी चला रहे हैं जो नफ्सियात से जुड़े मसाइल के ऊपर काम कर रहा है। न सिर्फ नफ्सियात से जुड़े मसाइल पर बल्कि जो मनशियात के आदि अफराद हैं, लोग हैं, उनका भी वहाँ पर बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर शफ़ीक यासीन का तारुफ ये है कि आप बहुत तवील अरसे से इस जो शोबा है नफ्सियात का, इससे वाबस्ता हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में और इस तरह दीगर ममालिक में अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त मुकम्मल पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं और यहाँ पर जो नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं उस हवाले से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से 2 किताबें भी लिख रखी हैं इंसान की नफ्सियात के हवाले से और ये सिलसिला भी माशाल्लाह से जारी है। डॉक्टर शफ़ीक यासीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, टॉपिक आज का है फ्रस्ट्रेशन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है और फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू बहुत सारे मसाइल हैं। और जैसे मैंने अभी एक चीज़ की निशानदेही की कि एक ख़ास उम्र में पहुंच के लोग समझते हैं कि इंसान जो है उसका शिकार होता है, जब उसको तवज्जो नहीं मिलती, ये इस तरह के मसाइल होते हैं। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा छोटे बच्चों में, नौजवानों में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और उससे कैसे बचा जाए, ये एक सवाल हमें भेजा गया कि हम इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का लेवल किसी को क्या पता, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। सड़कों पे जाते हैं लोग, हॉर्न दे रहे हैं, गाड़ियाँ एक दूसरे को मार रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन ही शो कर रही है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब हमें सोचना ये पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए और लोग पूछना चाहेंगे क्या उसके लिए भी हमें नफ्सियात के डॉक्टर की ज़रूरत है। ये ज़रा चाहूँगा इस पे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी प्लीज़। बिल्कुल गुड क्वेश्चन यासिर, एज यूजुअल आपने अच्छा सवाल पूछा थैंक यू। बहुत। और फ्रस्ट्रेशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स और साथ में फिर सुसाइड रिस्क को फिर लीड करती है। रोज़ मैं पेशेंट्स देखता हूँ, प्रैक्टिकल लेवल्स पे आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और उसके साथ डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, सुसाइड रिस्क होता है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब ओवर 28-29 ईयर्स जो मैं साइकेट्री कर रहा हूँ, मैंने भी साइकेट्री में चेंजेस देखी हैं सोसाइटी में। वक्त के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस और साथ साथ जैसे जैसे आई थिंक सोशल मीडिया में चेंजेस आई हैं, इंटरनेट जैसे एडवांस हुआ है, जैसे ऐसे लोगों में मालूमात, इंफॉर्मेशन चाहे गलत हो सही हो,
जिस तरह से आ रही है हर तरफ से, वो भी कॉज करती है इंफॉर्मेशन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन। और फिर आई थिंक प्रैक्टिकल लेवल पे जब इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो बहुत से चैलेंजेस से डील कर रहा होता है, उससे रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन। और फिर मेरा सवाल ये कि रियल फ्रस्ट्रेशन वर्सेस ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो शायद एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, वो फ्रस्ट्रेशन। खैर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो बहुत हैं। और फिर इसका दूसरा लेवल ये है कि क्या फ्रस्ट्रेशन प्रेजेंट के हवाले से है, पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स गुजरे हैं उस हवाले से सोची आती हैं, फ्यूचर की एप्रीहेंशंस हैं, उससे रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है। फिर यंग जनरेशन में जैसे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे ये फ्रस्ट्रेशन के आगे की नाउमीदी, सोचें कि आगे मैं क्या किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा अपना घर किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे मैं क्या करने वाला हूँ। और एग्जांपल्स देखते हुए जो उनके थोड़े से बड़े हैं कि वो कहाँ हैं और क्या मैं उस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। फिर मीडिया इटसेल्फ जब आप सुनते हैं और अलग अलग न्यूज़ आती हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स की हो, चाहे वो जंगों की हो, मुल्क में क्या दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है बहुत सी। आप ऐसे ऐसे चैनल्स देखते हैं जो इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि इंसान सुन के ही जो है ना परेशान हो जाता है। अच्छा भला इंसान भी जो है ना वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन की तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं, उसको उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे और बिहेवियर पे कैसे आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए ओवरऑल बाकी फैक्टर्स तो इतने चेंज नहीं होंगे, लेकिन एज अ पर्सन, हम अगर एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एज फैक्टर, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, जो भी एक नया एक्सपीरियंस आपको होता है, उससे आप डील कैसे करते हैं, उससे कोप कैसे करते हैं, उससे जो है ना उसका आउटकम बदल सकता है। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसे एक्सपीरियंस को डील करते हुए आप उससे कुछ अचीव कर सकते हैं, और फ्रस्ट्रेशन को आप एक अचीवमेंट में चेंज कर सकते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि मुश्किल हालात जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस ही क्रिएट करें, उससे आप पॉजिटिव इमोशंस भी की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे अब कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, उसमें लोग ये पूछते हैं कि ये ट्रॉमा, इससे कैसे रिकवरी की जा सकती है, बैड एक्सपीरियंसेस वो लेकर आगे चलना। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो किसी न किसी ट्रॉमा में है। बच्चों के साथ खास तौर पे ये प्रॉब्लम है, जब ग्रोइंग एज के अंदर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब लोगों को शायद इस बारे में इल्म हो रहा है कि इसको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिकवरी का कितने चांसेस होते हैं? क्या ऐसे केसेस के अंदर 100% रिकवरी हो सकती है कि वो अपने पास्ट को भुलाकर आगे की तरफ जाएं? इसका क्या प्रोसीजर होता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर थोड़ी सी बात करें। ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ से देखें, ट्रॉमा में बड़ा फ़र्क होता है। एक वंस ऑफ ट्रॉमा और ऑन गोइंग रिकरेंट ट्रॉमा फ़र्क है। किस एज में उस किसी को ट्रॉमा हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। ट्रॉमा का एक्सटेंड क्या था, क्या वो इमोशनल ट्रॉमा था, क्या वो फिज़िकल अब्यूज़ का ट्रॉमा था, क्या वो सेक्सुअल अब्यूज़ था, उस पर डिपेंड करता है। फिर अर्ली डेवलपमेंट में जो फर्स्ट 3 to 7 ईयर्स एक बच्चे के होते हैं, उसमें उसकी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट जो है कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, उसकी अटैचमेंट्स कैसी रही हैं, उसको प्यार मिला है कि नहीं मिला, एम्पैथी मिली है, फैमिली से टाइम मिला है, सिक्योरिटीज़ मिली हैं, इससे जो है ना स्ट्रेंथ आती है एक बच्चे के अंदर। तो वो उस किसी भी ट्रॉमा से डील करना उसके लिए कंपैरेटिवली बेहतर हो जाता है, और उसके आउटकम्स भी बेहतर हो जाते हैं, प्रोग्नोसिस भी बेहतर हो जाता है। जिस बच्चे की डेवलपमेंट शुरू से ही फ्रेजाइल रही हो, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी में, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो वहाँ पर वो थोड़े से ट्रॉमा या छोटे इश्यूज पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा सकता है। राइट। और कई ऐसे हैं जिनमें रेजिलियंस होती है, बर्दाश्त होती है, उस ट्रॉमा से डील करने की ताकत होती है, तो फिर वो ट्रॉमा से निकल भी आते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी वेरी करता है, करता है। ट्रॉमा से ट्रॉमा ये वेरी करता है, और क्रॉनिक एंड एक्यूट ट्रॉमा पे वेरी करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो इसके एक जनरलाइज्ड एक आंसर देना बड़ा मुश्किल है यासिर इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन But इजी chances are वर्ड्स there that is चांसेस हैं कि वो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है। और अगर निकलता है तो वो और मजबूत होकर निकलता है फिर। बेटर, बहुत थोड़े लोग होंगे, लेकिन ये है कि इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट बहरहाल ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ हर चीज़ को लेट गो किया जाता है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो इन जैसे हसास इश्यूज़ को, अभी जैसे कुछ देर पहले आप केस के बारे में एक बता रहे थे, ख़ास तौर पे फैमिली रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई इस तरह की किसी कंडीशन ऐसी है कि मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो आगे कन्फ्रंटेशन, और कन्फ्रंटेशन लीड्स टू, फिर आपको पता है कि बहुत सारे और प्रॉब्लम होते हैं, वो डिवोर्स की तरफ जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है फैमिलीज़ के अंदर। ये एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, और आपके पास यकीनन इस तरह के केसेस आ रहे हैं और आप विटनेस कर रहे होंगे। कल How के do you दो deal with केसेस, them? जी प्लीज कल के प्लीज। दो केसेस मैं आपको बताता हूँ। श्योर। अभी कल काफ़ी बिजी दिन गुजरा मेरा। अच्छा। कल बहुत बिजी दिन क्लिनिक में गुजरा। उनमें से मैं सिर्फ दो एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ। प्लीज। एक एग्जांपल, एक आदमी आया, दूसरी दफ़ा आया, मैं उसको लेके आया गया था, खुद नहीं आया था। वो कह रहा था मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे क्यों लाया गया। बेसिकली वो घर पे पिछले आया था, 2 महीने पहले भी आया था। कहता ऊपर छत से आवाज़ें आती हैं कि कोई इंसान है जो मेरे घर में घुसता है। राइट। फिर कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई मेरे बीवी का लवर है, उसका कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उसको ये शक था कि कोई ऐसा है इंसान जिसको, जो आता है रात को जब ये सो जाता है तो उससे मिलने के लिए आता है। उससे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, रक्षा ड्राइवर था वो बेचारा काम नहीं कर पा रहा था। फिर उसने थोड़ा ड्रग्स ज़्यादा लेनी शुरू कर दी, उसका रक्षा बिक गया, काम उसने छोड़ दिया पिछले 6 महीनों में। फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे की तरफ आया। उसके पड़ोसी भी आई थी, उसकी बहन भी आई थी साथ में। उसने कहा ये सारा इसकी दिमाग के अंदर है, ऐसी कोई रियलिटी बेस्ड नहीं है कि इसकी वाइफ का कोई अफेयर है, ये सब इसके दिमाग में है। वो इस हद तक एग्रेसिव हो जाता था कि वो सोचता था कि मैं बीवी को मार दूँ या फिर अपने आप को मार दूँ। जब मैंने लास्ट टाइम उसको फरवरी में देखा था इस साल, तो दवाइयाँ लिखी, उसने 3 दिन दवाइयाँ खाई, उसके बाद दवाइयाँ नहीं खाई। जब कल आया तो बेसिकली यहाँ से उसकी गर्दन कटी हुई थी थोड़ी। उसने कोशिश की कि एक छुरी से गर्दन को काट ले ताकि वो मर जाए। और छुरी, उसने खुद कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को भी मार दूँ। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्विंस उसके 8 साल के। और खैर वही कहता है मुझे पता है कि वो डिलीट कर दी थी मैसेजेस, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, नहीं उसके दिमाग में ये पक्की चीज़ बिलीव था कि उसकी बीवी का कोई ना कोई अफेयर है। अच्छा, वो इतना गुस्से में था और या फ्रस्ट्रेटेड था कि वो या तो अपने आप को मारना चाहता था या बीवी को मारना चाहता था। खैर मैंने उसे बाहर बिठाया, बीवी को, पड़ोसी को, बहन को ये समझाया कि देखिए इसका एक ही तरीका है, अब वो ड्रग्स भी ले रहा है, वो साइकोसिस में चला गया है, इसको दाखिले की ज़रूरत है, दवाइयाँ वो खाएगा नहीं। तो इवेंचुअली वी एंडेड अप कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल। उसको इंजेक्शंस दिए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा था कि जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसके दिमाग में छोटा बिलीफ होगा, फिर नशा किया, वो ज़्यादा बड़ा बिलीफ बन गया, बढ़ते बढ़ते एक फ्रस्ट्रेशन के बाद दूसरी, उसने रक्षा भी बेच दिया, फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे चला गया और इस पॉइंट पे आ गया कि वो कभी भी अपनी जान ले सकता है या किसी और की जान ले सकता है। इट्स अ बिग रिस्क। और आप ये खबरें पढ़ते हैं मीडिया में, इसका होता रहता है और फिर वो इवेंचुअली ये खबर में आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी से ज़िंदगी उनकी चले जाती है या किसी और की ज़िंदगी चले जाती है। राइट, ये एक प्रॉब्लम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे केसेस इस तरह के हमें नज़र आते हैं और आजकल तो ख़ास तौर पे एवरी नाउ एंड देन इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे ये ऐसी सूरत हाल हो, ये दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं। और लेकिन फ़र्क क्या है, ये ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो जब भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं या उनके आसपास जो लोग कभी वो रियलाइज़ करते हैं कि इसके साथ अगर कोई नफसियाती मसला है, तो वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, ना कि वो उसके लिए कोई गंडे तावीज़ का इंतज़ाम करते हैं या इस तरह के काम करते हैं।
और उससे फिर ये नतीजा निकलता है कि उसमें हमें बतदरीज उस तरह के पेशेंट्स के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात से वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये अभी तक कल्चर डेवलप नहीं हुआ है कि अगर नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएं, अब ये मैंने बड़ा देखा है, मुझे बड़ा, क्या मैं कहूँ, एक फ़ीमेल उनकी पेशेंट थी उनके घर में, उन्होंने कहा कि अगर हम उनको ले जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये बात फ्लोट हो जाएगी और फिर इवेंचुअली हमारे यहाँ हर चीज़ को जो है वो एसोसिएट किया जाता है कि उसकी शादी के ऊपर जो है प्रॉब्लम होगी, देन हम इसको जो कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इसको इस कंडीशन में रहना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है और फिर एक वक्त आएगा वो शायद खुद ठीक हो जाएगी। ये जब सोच होगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपके पास तो यकीनन इस तरह के केसेस आते होंगे कि हमारी बहुत ज़्यादा यासिर, और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये आप डिनाइल में हैं या आप ये सोचते हैं कि नफ्सियात के इश्यूज़ बहुत कम लोगों के साथ होते हैं और जहाँ पे आपकी लड़की या आपके लड़के की कहीं शादी होने वाली है, तो ये आप समझ लें कि हर दूसरा इंसान आजकल नफ्सियात के प्रॉब्लम से गुजर रहा है और ये इसमें किसी को बताने में कोई होना नहीं चाहिए हर्ज के आप बताएं कि नफ्सियात के इश्यूज हैं, ओपनली बताएं। डॉक्टर्स के साथ भी हो सकते हैं, बिल्कुल मेरे साथ हुए हैं, डिस्टर्ब रहे हैं। मेरे भाई की डेथ हुई बड़े यंग एज में और जाहिर है मैं खुद बड़े डिप्रेशन से गुजरा हूँ और डिप्रेशन से गुजरना, एंजाइटी से गुजरना, मायूसी की सोचें आना, ये इतना अनकॉमन नहीं है। हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजरता है और ये नफ्सियात के इश्यूज हर एक के साथ हो सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल मैं वो भी देना चाह रहा था, जो असल में जब ये रक्षा ड्राइवर को ही देख रहा था, कल 5 एडमिशन्स तो हॉस्पिटल में हुए और उनमें से 3 नशे के हवाले से थे और साथ में ये फ्रस्ट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक फ्रस्ट्रेशन से है। इसमें थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा था रक्षा ड्राइवर से और मैं लेट हो गया, आते आते तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए इस पेशेंट को निपटाते हुए, तो मेरे नेबर से कॉल आई कि हमारे नेबर में 4-5 घर छोड़ के ही एक कपल है और फिर उनकी वाइफ के साथ थोड़ा नफ्सियात का मसला हुआ। तो मैं हॉस्पिटल से खाए भी गैर सीधा अपने नेबर के पास चला गया। मैंने कहा चलें, पड़ोसी हैं, प्रॉब्लम में उनके पास चले आता हूँ। तो वहाँ जाके बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेशन से ही रिलेट करती है कि एक फीमेल मैरिड कपल जिनके बच्चे बड़े हो गए, अच्छे फाइनेंशियली सिक्योर लेकिन सेंसिटिव नेचर की मदर, जो कि अब शायद 50s में हैं, लेकिन ख़ुद उनकी मदर की डेथ अभी 3 साल पहले हुई और उसके 28 दिन बाद उनकी बहन की डेथ हुई। तो वो एक ट्रॉमा से 3 साल पहले ही गुजरी और फिर वो कह रहे थे कि पिछले 4-5-6 महीनों से वो डिप्रेशन में लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी कि थोड़ा सा दिखाया डॉक्टर को, एंटी डिप्रेसेंट उन्होंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद के अचानक से ही उनके फैमिली में यंग बच्चे की डेथ हुई और वो जब वहाँ गई तो बहुत रोई। और हुआ ये कि वो जब एक ट्रॉमा एक फिर आया सामने ना डेथ की सूरत में, तो पिछली जो डेथ थी या ग्रीफ था जो माँ से रिलेटेड था, बहन से रिलेटेड था, वो ट्रिगर हुआ और फिर एक एक्यूट साइकोटिक एपिसोड में चले गई कि वो खामोश हो गई, हाथ से लिखने लगी, मुंह से बोलना बंद कर दिया उन्होंने, खाना पीना बंद कर दिया। कहने लगी मुझे ज़िंदा दफना दिया जाए, मुझे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया है कि मैं अब मर चुकी हूँ दुनिया के लिए, अब मुझे दफना दें। ठीक है। और बिल्कुल डिप्रेशन में, अब वो ना बात करती हैं ना किसी से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो और कह रहे हैं कि रमज़ानों में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई थी। तो मेरा इम्प्रेशन यही है कि वो जब ट्रॉमा से गुजरी पिछले और फिर डिप्रेशन में गई, तो प्रोटेक्टिव होता है रिलीजन कि भाई मैं रिलीजन में ज़्यादा चले आऊँ तो शायद मैं इस डिप्रेशन से निकल आऊँ। और बहुत इंटेंस रिलीजन भी जो है ना, जब आप सुन रहे होते हैं तो हमारा रिलीजन भी आपको रियलिटी दिखाता है कि जहन्नुम और दोज़ख और क्या बुराई का क्या नतीजा हो सकता है। तो वो कई दफ़ा आप अगर पहले से डिप्रेशन में हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलीजन की तरफ उसमें जाते हैं, तो वो भी उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है, उसे फीलिंग ऑफ इमोशंस और फियर को और फैक्टर को और एंजाइटी को। और मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी स्लीप डिप्राइव भी रही, इसलिए कि वो रात को सोती नहीं थी, ज़्यादा रिलीजन के बारे में पढ़ती रहती थी। तो ये कि बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन में चले गई। तो अब वो भी रिस्क है कि वो खा भी नहीं रही और कमज़ोर हो गई हैं, तो वहाँ पे भी रिस्क है कि उनकी सेहत डिटीरिएट करेगी। तो
अलग अलग स्टोरीज़ हैं यासिर, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है ना आपको कभी नशे की तरफ ले जाता है, कभी रिलीजन की तरफ ले जाता है, कभी जो है किसी और ईटिंग उसकी तरफ ले जाता है कि आप इतना ज़्यादा खा पी रहे हैं, कोई ना कोई मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ ले जाता है। आप समझते हैं कि ये आप करेंगे तो शायद इससे निकल आएंगे डिप्रेशन से। आप एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना उस पे आंखें बंद कर लेते हैं और कहीं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जब आता है ना उस प्रॉब्लम को फेस करना बड़ा ज़रूरी है, उस फ्रस्ट्रेशन को उससे आंखें बंद कर लेना और सोचना कि खुद ब खुद वो डील हो जाएगा, वो फिर अंदर अंदर रहता है, ऐसा ज़ख्म बन जाता है जो बाद में फिर वो एब्सेस जैसे बना देता है और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इमोशनल एब्सेस भी वो बन जाता है क्योंकि अगर आपने उसको डील नहीं किया टाइम पे और उसको छोड़ दिया और जैसे जैसे फ्यूचर में वो आपने समझा कि आप वो मसला ख़त्म हो गया, वो असल में रहता है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर दिमाग के अंदर, और वो बाद में आके आपको हॉन्ट करता है, तंग करता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसको डील करना बड़ा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है जी। और इसके लिए सबसे पहले अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखा जाए। हमारे यहाँ वैसे तो माशाल्लाह हर चीज़ का डायग्नोसिस आपको पता है, हर शख्स करने के लिए हम वक्त तैयार है, वो बड़ी जल्दी जल्दी डायग्नोसिस भी कर लेते हैं। लेकिन ये मामलात को समझने के लिए जो है ना, ख़ास तौर पे इस तरह के अगर मामलात हो तो डॉक्टर से रुजू कर लेना ही बेहतर है। वैसे तो मैं इसलिए नहीं कहता, बुखार नज़ला खांसी के लिए हर शख्स ही आपको कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब कर देता है, मैं उसके भी बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर नोज बेटर, अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो बेहतर जानता है, ये उसका फील्ड है, उसका शोबा है। तो अगर आप उससे रुजू कर लें तो कोई कबाहत नहीं है, वो आपको बेहतर तौर पर बता सकता है। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर जो मसाइल होते हैं इसमें तो ख़ास तौर पर आपको जो माहिर नफ्सियात है उससे रुजू करने की ज़रूरत है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, वैसे तो हम हर बीमारी में कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन ये एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि इस कंडीशन में जाने के ही का एक बहुत तवील एक मरहला तय करके वो मरीज़ उसका शिकार होता है। तो इसी तरह जब वो ठीक होता है तो उसको थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर तवज्जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और डॉक्टर साहब ये तवज्जो जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ देखने में आया है, अब पेशेंट तो शायद फिर भी ठीक होना चाहता हो, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जो फैमिली होती है ना वो कहती है यार बहुत देर हो चुकी है, शायद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अब इसके साथ और कितना वर्क किया जाए, ये किया जाए, और फिर वो एक स्टेज पर आके उसको गिव अप कर देते हैं। इससे कितना नुकसान होता है ये तो ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, साल भर पहले आए, फिर वो ठीक हुआ और उसके बाद पता चला वो सेम स्टेट में वापस चले गया, उसी कंडीशन का शिकार हो गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बारे में भी कल ही की एग्जांपल है मेरे पास। पेशेंट आई थी बेचारी, डिप्रेशन की पेशेंट, और काफ़ी इसको क्रॉनिक डिप्रेशन है, साथ में कुछ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं। एक दफ़ा एडमिट भी हुई है मेरे पास। अब वो ठीक हो रही थी और ठीक ठाक अराउंड 70% बेहतर भी हो गई, लेकिन दवाइयों पे थी। और वही आपने जो कहा, उसके शौहर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, भाई 3-4 बच्चे हैं, तुम घर का काम नहीं कर पा रही हो, मैं काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ तो अभी तक तुम इतनी दवाई ले रही हो, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ दवाइयों का, डॉक्टर की फ़ीस, तुम्हें लेके जाना अपॉइंटमेंट्स पे, आखिर ये इलाज कब तक चलेगा। तो बेसिकली हुआ ये कि वो उसके बाद 3-4 स्टेप्स पीछे की तरफ आ गई। उसने देखा कि जो मेरा सपोर्ट है, मेन जो मेरे शौहर है, वही जो है हिम्मत हार रहा है, ये ऐसे सवालात उठा रहा है कि मैं कब तक तुम्हारा बोझ बर्दाश्त करूँगा। इन अ वे क्वेश्चन भी हो गया कि भाई मैं शायद दूसरी शादी कर लूँ अगर तुम बच्चे भी नहीं संभाल पा रही, या कैसे करोगे डिप्रेशन में, मैं तुम्हें कितने अर्से बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो ये जो है ना बड़ी सिक्योरिटीज़ देती हैं। इनसिक्योरिटीज़ एक फ़ीमेल को या मेल को, किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आपकी क्लोज़ फैमिली से सपोर्ट की जगह ऐसी फीलिंग्स आ रही हों या ऐसे सवालात आ रहे हों जो डिस्करेज करें आपके ट्रीटमेंट को या सपोर्ट्स को, और ये एक तरह से फिर ज़ाहिर क्वेश्चन होता है कि आप कितना प्यार करते हैं, आपका कितना अनकंडीशनल लव है आपका किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसके प्रोग्नोसिस पे। डॉक्टर साहब, हम अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर शफीक से गुफ्तगू हो रही थी बहुत सारे मामलात पर, ख़ास तौर पे डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से, फ्रस्ट्रेशन के हवाले से। वो सारे मामलात हैं जिसका हम सब कहीं ना कहीं शिकार हैं। मैं खुद भी शिकार हूँ, आप भी शिकार हैं, सब है। तो डॉक्टर साहब से अभी ये बात कर रहे थे और ब्रेक के दौरान ही ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने हमारी भी कर दी। और फ़ौरन से एक ऐसी बात पता चलती है कि सोचते हैं कि अच्छा जी इससे हो सकता है। जी, केस स्टडी कर रहे थे हम। केस स्टडी बड़ा ज़रूरी है, उससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है और समझ में आता है लोगों को। अच्छी बात इसमें यह है कि इससे पहले भी कुछ जो केसेस आए थे वो बेचारे गरीब और जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिकार हैं, जो एक अच्छा तबका है, जो खाता पीता भी है, अच्छी ट्रैवलिंग भी है, सब कुछ है, वो शिकार होता है। तो वो डॉक्टर को अवॉइड करता है। प्रॉब्लम सारी ये है, अब वो हेजिटेशन है कैसे ख़त्म की जाए, ये भी एक सब्जेक्ट हमारा रहा है। और फिर एक चीज़ अभी कुछ देर पहले जिसको आपने पॉइंट आउट किया था कि लोग बड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा और मज़ीद कंटिन्यू किया जाए कि इसको कैसे शट डाउन किया जाए, कैसे मामले को ठीक किया जाए। जी प्लीज़। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं इलाज के। और मसला ये है नफ्सियात के प्रॉब्लम्स के साथ कि कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म इलाज की ज़रूरत होती है, कि डिप्रेशन लॉन्ग टर्म हो जाता है और फिर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं वर्सेस के अगर लिया जाए तो ठीक है, इलाज महंगा हो सकता है, थोड़ी दवाइयाँ महंगी पड़ सकती हैं पर मंथ अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, अपने कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो साल 1.5 साल 8 महीनों से अनएम्प्लॉयड हैं इसलिए कि वो इतने डिप्रेशन का शिकार हैं, तो अगर वो कैलकुलेट करें कि इतने अरसे की अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट क्या है और उनके रिलेशनशिप पे क्या असर आता है, बीवियाँ छोड़ के चले गई, बच्चे इसलिए छोड़ के चले गए कि वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे रिलेशनशिप को, अपने घर को, तो क्या अगर वो काम करते हुए अर्ली आइडेंटिफाई करते कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, उस वक्त तक उन्होंने अपना बिजनेस नहीं लूज़ किया होता या रक्षा लूज़ नहीं किया होता या जॉब नहीं उनकी छूट गई होती, तो वो शायद ट्रीटमेंट को बेहतर अफोर्ड कर पाते और साथ साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पाते और फिर उससे निकल भी आते और फिर उनका प्रोग्नोसिस भी बेहतर होता। और जितना मसला ये होता है कि वो उसको इग्नोर करते हैं नफ्सियात के प्रॉब्लम को, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, उतनी सिवियरिटी बढ़ती है प्रॉब्लम की, रिस्क ऑफ सुसाइड भी साथ में आ जाता है। अगर वो नहीं आता तो कोई ना कोई और ऐसा तरीक़ाकार वो अपना लेते हैं कि नशा करना शुरू कर देते हैं कि चलो अभी मुझे खुशी नशे से मिल जाएगी, तो उसका अपने एक्सपेंसेस होते हैं नशे के, प्लस उसके असरात फिज़िकल हेल्थ पे और इमोशनल हेल्थ पे अलग आते हैं, तो वो मज़ीद तबाही की तरफ जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट इन चीज़ों से बचाता है। तो वो कॉस्ट मैं समझता हूँ इतनी बड़ी नहीं होती कंपेयर टू उस कॉस्ट के जब वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक तो ये कंपेयर करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर अल्लाह ना करे वो आगे की तरफ चले भी गए और फिर इससे निकल आते हैं दवाइयों से, तो फिर फैमिली को ये शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम वो बेहतर हो गया। और अब अगर दवाइयों पे बेहतर है तो वक्त के साथ साथ अगर वो दवाई लेता है तो दवाइयाँ कम हो जाती हैं, कई दफ़ा बंद भी हो जाती हैं। लेकिन अगर वो इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाए और कहें अब हम पेशेंट तो ठीक हो गया है, क्या ज़रूरत है अब डॉक्टर के पास जाने की, दवाइयाँ खुद ही बंद कर लो, अपने फैसले खुद कर लें, तो फिर पेशेंट के रिलैप्स होने का चांस, मतलब बिगड़ने का चांस बहुत हाई होता है और उसके अपने नुकसानात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान समझते हैं, खुद ही फैसला करते हैं और फिर बड़े नुकसान से गुजरना पड़ता है उनको, एक्चुअल बड़े नुकसान से। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा मैं ज़रा इस हवाले से जानना चाहूँगा कि अब ये ख़वातीन के साथ जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर केसेस में अब ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि फ़ीमेल ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। आदमियों के अंदर होता है अगर उनके साथ कुछ है भी समाओ मैनेज कर लेंगे उसको, उसके साथ भी वो कर लेते हैं क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेड ऑफ़ फैमिली होते हैं। जब वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी, लेकिन फ़ीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो, जैसे मैंने कहा ना, कि उसको हमेशा लेट गो इसलिए किया जाता है कि चलें ये खातून है, शायद इसके साथ ये होता ही है, इसके साथ ये होगा ही क्योंकि उसके पास और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए मामले को?
और क्या आप समझते हैं कि इसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्या काउंसलिंग से भी काम हो जाता है? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आपके पास आएंगे तो एक ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट होगी, मेडिसिन होंगी, और अगेन क्योंकि हमने एक परसेप्शन ऐसा बिल्ड किया है कि वो शॉक ट्रीटमेंट, ईसीटी और ये सब कुछ दिखाया हुआ है, तो उससे वो घबरा जाते हैं। इसमें क्या सिर्फ वर्ड टू माउथ काम हो सकता है? किसी स्पीच थेरेपी के ज़रिए क्या बहुत सारे मामला हल हुए हैं? इसका चाहूँगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया। बिल्कुल। एक चीज़ तो आपने बिल्कुल सही की कि औरतों में नफ्सियात के प्रॉब्लम आदमियों से ज़्यादा है। राइट। डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, तकरीबन डिप्रेशन 2 से 3 गुना ज़्यादा है आदमियों से। कई कुछ केसेस में 1 to 1 है चांसेस कि अगर आदमियों में एक है तो एक उसमें 50-50% राइट। चांसेस हैं, लेकिन कुछ बीमारी में 1 to 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो औरतों में ओवरऑल नफ्सियात के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह तो ये भी है कि उनमें जो चेंजेस आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, वो आदमियों से ज़्यादा चेंजेस आते हैं। चाहे वो स्टार्ट होता है उस प्यूबर्टी में जहाँ पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके बाद चाइल्ड बेयरिंग एज आती है जहाँ पे बच्चे होते हैं, शादी होती है, घर उनको बदलना पड़ता है, नया माहौल में उनको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर बहुत सी ऐसी हार्मोनल चेंजेस औरतों में आती हैं। और मैं समझता हूँ कि औरतें ज़्यादा इश्यूज डील करती हैं, इमोशनल इश्यूज से डील करती हैं। घर पे रहते हुए आदमी तो बाहर चले जाता है, 10 लोगों से मिलता है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि औरतें ज़्यादा घर की जो पॉलिटिक्स होती हैं और सास बहू के मसले होते हैं, सारा कुछ उनको डील करना पड़ता है। तो आप ये पूछ रहे थे कि क्या टॉकिंग थेरेपी से, साइकोथेरेपी से क्या मसले हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उस सूरत में हो सकते हैं कि हम अर्ली आइडेंटिफाई करें किसी भी फ्रस्ट्रेशन को, कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम्स को, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, और जो कि बाद में बड़े होके एक बड़ी बीमारी बन जाते हैं। अगर हम अर्ली ही किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन में, ट्रॉमा रिलेटेड सिचुएशन में आइडेंटिफाई करते हो, उसको डील कर लें, तो टॉकिंग थेरेपी से बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं और शायद दवाइयों की ज़रूरत भी ना पड़े। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक तो अवॉइड करते हैं नफ्सियात के प्रॉब्लम को, उस पर बात नहीं करना चाहते, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, और जब उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब नियरली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली सिचुएशन आ जाती है कि वो बिल्कुल एंड पे आ गए, जहाँ सुसाइड या साइकोसिस या बिल्कुल पागलपन वाली सिचुएशन आ गई, जब उसको पकड़ के लाया जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास, तो टॉकिंग थेरेपी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि उस वक्त वो खुद उस पोजीशन में नहीं होता कि उसको समझ सके, वो रियलिटी से हट दूर हो चुका होता है। तो उसको या तो एडमिशन की ज़रूरत होती है या काफ़ी दवाइयों की ज़रूरत होती है, फिर जाके टॉकिंग थेरेपी काम करती है बाद में जाके। तो अर्ली प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ये समझना कि क्या क्या ऐसे अर्ली साइंस हैं जो कि आपको वार्निंग दे सकते हैं कि आपको नफ्सियात का प्रॉब्लम हो सकता है, और उस पर आके आप दिखा दें तो शायद मसला जल्दी हल हो जाए। राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि जहाँ पर फेयर ऑफ एडमिटिंग इन हॉस्पिटल हो, अब वो पेशेंट पहले ही एक नफ्सियात का एक मसला है, बहुत सारे लोगों के साथ है, और उसके साथ फर्दर अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, फिर कैसे टैकल करते हैं? इसका जवाब दें। आप क्या, सॉरी रिपीट करें? जिसको फेयर होता है कि मैं हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो गया तो आई डोंट नो क्या होगा, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर ये कि अगर नफ्सियात से जुड़ा और भी अगर कोई मसला हो और फिर उसको हॉस्पिटल तक लेकर आए, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ये क्वेरीज आई हैं कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको फेयर है कि वो हॉस्पिटल अगर एडमिट हो गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, वहाँ पे क्या करते हैं, ज़रा ये बताएं। देखिए, वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि पेशेंट को रिस्क क्या है। अगर वो इस ख़तरे में है कि वो सुसाइड कर ले या होमोसाइड कर ले, किसी को मार दे या अपने आप को नुकसान पहुँचा दे, और वो ना ट्रीटमेंट लेने के इतने ज़्यादा नुकसानात हों, तो फिर अनफॉर्चुनेटली की दफ़ा उनकी ख्वाहिश के अगेंस्ट उनको एडमिट करना पड़ता है, एस्कॉर्ट करना पड़ता है, लाना पड़ता है, और फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिनों में ये समझ जाते हैं कि हमने अच्छा फ़ैसला था उनका कि उनको एडमिट किया गया और वो इस प्रॉब्लम से निकल आए। और वो फियर से भी निकल ही आते हैं इवेंचुअली, जब वो क्योंकि ज़ाहिर है नफ्सियात के प्रॉब्लम से गुजरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये, शुक्र अल्लाह का हम बड़े प्रॉब्लम से नहीं गुजरा हूँ मैं कभी भी, लेकिन मैं एम्पैथाइज़ करता हूँ कि जो नफ्सियात के प्रॉब्लम हैं उसके अंदर जो खौफ का फैक्टर होता है, जो एंजाइटी का फैक्टर होता है,
इतनी बेचैनी, घबराहट होती है, मायूसी की इतनी ज़्यादा सीवियर वो पोजीशन होती है कि वो बिल्कुल नाउमीद हो जाता है ज़िंदगी से। ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग पॉइंट होता है किसी के लिए भी, जो गुजर रहा होता है उसी को पता होता है, बिल्कुल ऐसा किसी दूसरा इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कि देखिए कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को कट लगा है, किसी का खून निकल रहा है, कोई ब्रूज है, कोई चोट लगी, हड्डी टूट गई, आप फिर भी एम्पैथाइज करते हैं। आप कहते हैं यार बेचारा ये लाठी पकड़ के चल रहा है या इसको प्लास्टर लगा हुआ है, ये आपको फिजिकली नज़र आ रहा होता है। एक आपकी तरह इंसान बैठा हुआ है, मेरी तरह बैठा हुआ है, जिसको कोई चोट नहीं लगी हुई है, जो कह रहा है कि मैं मायूस हूँ, मुझे रोने का दिल चाह रहा है, उसके अंदर ही उसका दिल ही पता है, उसको पता होगा कि अंदर से वो किस पोजीशन से गुजर रहा है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है, हर एक नहीं समझ सकता इसको। सही, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो बड़ा डिटेल टॉपिक है। मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज का लोग शिकार होते हैं। अगेन चले फीमेल की तरफ ही इसको रखते हुए कि वो जो फोबिया एक होता है कि ये हो जाएगा, अगर वहाँ जाऊंगी, इस तरह की सिचुएशन में आ जाऊंगी, फिर क्या करूंगी। वो फोबिया जो है ना, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स करता है। क्या ट्रीटेबल हैं? यकीनन इस तरह के केसेस भी आपके पास आए, जो कि पास्ट के स्टडी एक हम कर रहे थे, उसके अंदर एक फोबिया का भी तो एक शिकार थी। क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात करो, और फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन इसके ऊपर एक डिटेल वो करेंगे कि फोबियाज़ जो बहुत सारे हैं, मुझे खुद भी कुछ फोबियाज़ हैं मैं चाहता हूँ उनको ओवरकम किया जाए। क्या इसको किया जा सकता है? ठीक जी। एक तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम जो किसी और को देखते हैं, उसको अगर कुछ फोबिया है और हम उसका मजाक उड़ाए, तो ये बड़ी गलत बात है। जी जी। क्योंकि उसी को पता है कि वो जो डर है, चाहे वो कॉकरोच का डर हो या छिपकली का डर हो, और हमें लगता है एक कुछ लोगों को जानता हूँ जो परिंदों से डरते हैं, बिल्कुल, और परिंदे बेचारे क्या कर लेंगे किसी इंसान के साथ। लेकिन हमें रीजनिंग इसलिए लगता है कि भाई हमें डर नहीं है और हमें मासूम लगते हैं, लेकिन जिनको वो खौफनाक लग रहे होते हैं उनको ही पता है कि वो किस तरह से परसीव कर रहे होते हैं उसको, और उनका दिल कितना तेज़ धड़क रहा होता है, उनका जो है ना उनकी एंजाइटी कितनी ज़्यादा होती है, उनको पसीने आ रहे होते हैं, उनके हाथ पाँव ठंडे हो रहे होते हैं, और जो जब ख़तरनाक किस्म का फोबिया वो फील कर रहे होते हैं, वो छोटा नहीं होता। इसलिए कोई भी फोबिया छोटा नहीं है, चाहे हमें छोटा लग रहा हो। अगर कोई फोबिया का शिकार है, उसे सीरियस लेना चाहिए, और इलाज बिल्कुल है, डेफिनेटली है। ग्रेडेड एक्सपोजर है, डिसेंसिटाइजेशन है, बहुत सी टेक्निक्स हैं साइकोथेरेपी की जिससे इलाज हो सकता है। वो उसको लेके आया जाए नफ्सियात के डॉक्टर के पास, उसको असेस किया जाए, और अगर जो ठीक होना चाहता है तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है। और डेफिनेटली इसको ज़रूरत है इसके इलाज की। छोटे छोटे जो फोबियाज़ होते हैं, कई को ये होता है कि हम शॉपिंग सेंटर्स नहीं जा सकते, हम बस में नहीं जा सकते, हम क्राउडेड से एरिया में नहीं जा सकते जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ और लोग हों, खड़े होकर 4 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते हैं। उससे फिर उनकी फंक्शनिंग मुतासर होती है, उनकी लाइफ मुतासर होती है, और जब वो मुतासर हो रही होती है तो फिर जब इसका इलाज हो जाएगा तो कई तरह से वो कॉन्फिडेंट होंगे, कई हालात में बेहतर फील करेंगे, और अंदर से वो जब बेहतर फील करेंगे तो वो इतना ज़्यादा मायूस नहीं होंगे, इतनी घबराहट और बेचैनी का शिकार नहीं होंगे, वो पैनिक अटैक्स उनके कम हो जाएंगे। ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, डिस्कशन हमेशा से बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर साहब के साथ होंगे तो फिर और बहुत सारे और इस तरह के मसाइल हैं जिसका लोग शिकार हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। अगेन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर शफीक यासीन, और उनसे हम बात कर रहे थे नफ्सियात से जुड़े मसाइल के हवाले से, और जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चंस तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, नफ्सियात से जुड़े मसाइल हैं, लोग पूछते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में इसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला नेक्स्ट फ्राइडे को, जो हमारा सेगमेंट दूसरा है 10 से 11 के दरमियान, हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।